नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर, विकास दुबे मामले से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और बड़ी खबर यह है कि आज कानपुर जाएगी ईडी की टीम। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईडी टीम कानपुर पहुंचने वाली है। विकास दुबे प्रकरण से जुड़ी हुई जानकारी और विकास की तरफ से फाइल की गई आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न ये टीम देखने वाली है और 2 दिन तक कानपुर में दस्तावेज ईडी की टीम इकट्ठा करेगी। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता विस्तार से बताएंगे आपको। संतोष, बताइए कब ईडी की टीम जाने वाली है और क्या क्या कानपुर में जाकर ईडी की टीम करेगी, क्या किससे पूछताछ भी कर सकती है? देखिए, ईडी ने विकास दुबे और उसके सहयोगियों का पूरा जो एफआईआर कॉपी थी विक्रू कांड की वो हासिल कर दी है और पूरी हिस्ट्री शीट हासिल कर ली है। लेकिन अब उसके बाद विकास दुबे के करीबियों की संपत्तियों की जांच के लिए ईडी की 3 सदस्यीय टीम वहां कानपुर पहुंच रही है। थोड़ी देर में वहां कानपुर पहुंच जाएगी और वहां पर तो आज और कल 2 दिनों तक रहकर विकास दुबे की संपत्तियों की जांच, उसके करीबियों की जांच और इनकम टैक्स रिटर्न की जो कॉपी है वो फाइल जो करता था उसको जांच के दायरे में लेकर के आएगी। उसके बाद ईडी जांच करेगी कि विकास दुबे के खातों में जो पैसे जमा हो रहे थे वो कैसे जमा हो रहे थे, कोई हवाला के जरिए ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसके जो लोग थे, जो गुर्गे थे, उनके पास संपत्तियां अचानक से कैसे आ गई। ये तमाम पहलू हैं जिनको की ईडी परख रही है। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है कि हवाला के जरिए उसको पैसा तो नहीं दिया गया। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ईडी की टीमें अब वहाँ कानपुर में आज से जांच शुरू कर रही हैं। ठीक है संतोष, नजर आप बनाए रखें, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ईडी की टीम जाने वाली है, तमाम फाइलों को खंगालने वाली है कानपुर में जाके कि कहीं हवाला के जरिए पैसा तो नहीं है। तमाम दस्तावेज कानपुर में रहकर 2 दिन तक रहकर इकट्ठा करने वाली है। यूपी में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है और एक दिन में 1388 कोरोना के नए मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में 1388 केसेस एक दिन में मिले हैं, तो 21 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। पूरे यूपी की अगर हम बात करें तो अब तक 36,700 से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। इतने केसेस आए हैं 36,700 से और इसमें 12,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 12,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी कि 36,000 में से 12,000 ही एक्टिव केसेस हैं। बाकी मरीज ठीक हो चुके हैं और कुछ ने दम तोड़ दिया है। 47 मौतें उत्तराखंड की अगर बात करें तो हो चुकी हैं। तो देश, दुनिया और यूपी का आंकड़ा भी हम आपको साथ साथ दे रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ के हालात बिगड़ने लगे हैं और 934 उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी हैं और यूपी सरकार के कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और उत्तर प्रदेश में किस तरह से बेकाबू कोरोना हो रहा है, इसको विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ गए। अनुभव, बताएं कोरोना की प्रदेश में स्थिति और कोरोना से निपटने के लिए योगी सरकार का एक्शन प्लान। देखिए राजीव, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 1388 नए मामले सामने आए हैं और ये पिछले हम कह रहे हैं 1 जुलाई से अगर आप देखिए तो यही स्थिति है। कभी 1100 मामले आ रहे हैं एक दिन में, कभी 1200 आ रहे हैं, 1300, 1500 तक ये मामले जा चुके हैं। और यही वजह है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के मामले हैं वो 36,700 से ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि एक्टिव केस जो है वो 12,000 के आसपास बचे हुए हैं और जो लोग रिकवर हुए हैं उनकी संख्या भी तकरीबन 23,000 के आसपास है। तो अच्छी संख्या है रिकवर होने वालों की। लेकिन जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसका असर ये हुआ कि जो रिकवरी रेट पहले 70% चला गया था वो अब फिर 64% के आसपास आ गया है। और दूसरा, जिस तरीके से खासतौर से राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बीते 24 घंटे में 175 नए मामले आ गए और इतना तो कभी अगर हम मार्च से देखें अब तक तो कभी इतने मामले सामने आए नहीं थे। और जुलाई महीने में ही यानी 1,000 से ज़्यादा मामले लखनऊ में सामने आ गए हैं। 1,300 के आसपास अभी भी राजधानी लखनऊ में एक्टिव केस हैं मौजूद और पूरे प्रदेश में नंबर 2 पर एक्टिव केस के मामले में राजधानी लखनऊ। यही वजह है कि अब लखनऊ ज़िला प्रशासन ने कुछ अपनी तरफ से कदम उठाए हैं। डीएम ने आदेश दिया है कि आज से जो दुकानें हैं वो सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगी और ऑड इवन फार्मूले के तहत ही ये दुकानें खुलेंगी। और दुकानों को 2 रंग के स्टिकर दिए गए हैं, नारंगी और हरे रंग का। यानी जो ऑरेंज रंग का स्टिकर अपनी दुकान पर लगाएगा उसको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकान खोलनी है। जहाँ पर हरे रंग का स्टिकर होगा वो मंगलवार,
गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो ऑटो वगैरह चलते हैं, सार्वजनिक परिवहन जो है उसको भी कम संख्या में चलाया जाए। अगर लोग ऑफिसेज खोल रहे हैं तो वहाँ पर भी 50% ही स्टाफ को बुलाया जाए। तो इस तरह के कुछ निर्देश दिए गए हैं। और देखिए हर जिले में, खासतौर से जो बड़े शहर है वहाँ देखिए, गाजियाबाद की आप बात कर लीजिए, वहाँ पर भी मामले बहुत सामने आ सारे रहे हैं। बदलाव जिला स्तर पर भी लिए गए हैं कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए। लेकिन अनुभव, बीते कुछ वक्त से जो टेस्टिंग की संख्या उसमें बहुत ज्यादा इजाफा किया गया है, क्या ये भी एक वजह रही है कि आप केसेस ज्यादा निकल कर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल राजीव, केसेस अब ज़्यादा इसीलिए निकल के आ रहे हैं। आप ये सोचिए कि मार्च में जब शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, कोई एक लैब तक नहीं थी। दिल्ली भेजते थे, दिल्ली से एनआईवी पुणे जाती थी, तब पता चलता था कि कोरोना है या नहीं है। लेकिन अब इसी उत्तर प्रदेश में हम कहें तो हर जगह, पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर जिला अस्पतालों में अब जाँच हो रही है और 40,000 हर दिन ये जाँच हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा इसको बढ़ाकर 52,000 किया जाए प्रतिदिन। तो 40,000 जांच जब हो रही है, उसमें 1388 या 1400 के आसपास, यानी हम अगर देखें तो वो 3-3.5% का ही रेशियो बना हुआ है लगातार। और ये एक राहत की बात है खासतौर से सरकार के लिए। और दूसरा, अगर हम ये कहें कि जो 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया था सरकार ने, उसके नतीजे ठीक रहे हैं। जो सरकार के अधिकारी, उनका कहना है कि इसके नतीजे ठीक रहे हैं। यानी अब आप अगर राजीव आज की बात करें तो आज जब ये ब्रीफिंग होगी तो हो सकता है कि कोरोना के मामलों में आज थोड़ी कमी आए और कल भी थोड़ी ये कमी आए। इसीलिए इस वीकेंड लॉकडाउन को, जो ईपी गंगा ने सबसे पहले कहा था, अपने दर्शकों को बताया था, उसको अब कंटिन्यू कर दिया। यानी अब हर शनिवार रविवार को वीकेंड पर इसी तरीके का लॉकडाउन होगा, मिनी लॉकडाउन होगा। और उस दिन सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह नगर निगम, नगर पंचायत के लोग जो हैं वो कहीं वो सैनिटाइजेशन का काम करेंगे, सफाई का काम होगा। ये जो टॉप 5 जिले हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां के लिए कुछ विशेष नियम कायदे लागू किए जा सकते हैं? देखिए, जब केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी की तो राज्य सरकारों को पावर दी, और राज्य सरकारों ने जब अपनी अपनी गाइडलाइन जारी की तो जिला प्रशासन को उसमें पावर दी हुई है। और महामारी एक्ट जो है उसमें भी जिला प्रशासन को, डीएम को पावर दी हुई है। उसी पावर का इस्तेमाल करके अब उसी शक्ति का जो महामारी एक्ट में है, लखनऊ के डीएम ने अपनी तरफ से एक कदम उठाया है। इसी तरीके से वाराणसी के जिलाधिकारी ने कदम उठाया है। कई और जिलों में, मुजफ्फरनगर में भी, संभल में भी, वहाँ के जिलाधिकारी ने कदम उठाया है। यानी अब उन्होंने अपने तरीके से वो देख रहे हैं कि कहाँ पर ज़्यादा समस्या है और उस हिसाब से वो नए आदेश जो है वो जारी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कोरोना पर जो लगातार ये बेकाबू हो रहा है, इस पर काबू पाया जाए। ठीक है अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो रोजाना 40,000 के करीब टेस्टिंग हो रही है और इस बार की अगर हम बात करें तो एक दिन में 1388 केसेस आए हैं और कोशिश ये है कि टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए। और प्रदेश में कोरोना की बढ़ती स्थिति पर नजर मुख्यमंत्री की भी लगातार है। वहीं मुजफ्फरनगर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, रफ्तार और बढ़ा दी है। यहां पर अब सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि पुलिस चौकी को भी कोरोना ने अपनी जद में ले लिया। यहां पर एक दिन में 38 नए मरीज मिले, जिनमें 11 जिला कारागार से हैं। तो एक पुलिसकर्मी और एक बिजली विभाग का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद से अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर यहां पर मुजफ्फरनगर में 144 हो गए हैं। तो मुजफ्फरनगर में भी तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। और चिंताजनक बात यह है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, या जो सरकारी विभागों से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो रोजाना ऑफिस में जा रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं, वो संक्रमित मिल रहे हैं। ये चिंताजनक बात है। तो एक पुलिसकर्मी और एक बिजली विभाग का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है और इसी के साथ साथ एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ गई है, 144 मुजफ्फरनगर में हो गई है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत एनकाउंटर हो रहे हैं। इस बीच में बरेली से बड़ी जानकारी मिल रही है। अलग अलग जगहों पर, बरेली के 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। हाफिजगंज इलाके में मुठभेड़ हुई है, जहां पर एक बदमाश घायल हुआ है। भमोरा में एक वांछित भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। फायरिंग में एक दरोगा भी जख्मी हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। प्रदेश में मुठभेड़ लगातार हो रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले भी होते रहे हैं और उसके बाद भी ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो बदमाशों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। या तो सुधर जाएं या तो प्रदेश से बाहर चले जाएं, ये स्पष्ट है। और ये तस्वीरें भी आ गई हैं बरेली में।
अलग अलग जगहों पर, 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। एक पुलिसकर्मी के जरूर जख्मी होने की भी सूचना है, लेकिन हाफिजगंज में एक बदमाश पकड़ा गया है, घायल है और वांछित अपराधी है। उधर भमोरा में भी एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। अस्पताल में फर्स्ट एड दी गई है और फायरिंग में एक दरोगा के घायल होने की सूचना मिल रही है। एक दरोगा घायल हुआ। तो बरेली में मुठभेड़ हुई है। तो बदमाश राशिद और कल्याण, ये 2 अलग अलग बदमाश बताए जा रहे हैं जो इस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं, जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। पुलिस जैसे इनके करीब पहुंची तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में ये घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाए और अब जख्मी अवस्था में पड़े हुए हैं। पहले इन्होंने सिस्टम को बड़ा जख्मी किया, लोगों को बड़ा तंग किया, अपराध जगत में अपना नाम करना चाहते थे, लेकिन अब स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, खुद जख्मी हो गए हैं। तो खबर बड़ी है, प्रदेश में भले ही पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हों, लेकिन प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन वो लगातार चल रहा है। और अब बात करते हैं बच्चन परिवार की। हिंदी सिनेमा के महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर से मुश्किलों में है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से अमिताभ बच्चन की सेहत के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। लेकिन खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे हौसले का नाम है जिन्हें कोरोना जरूर हो गया है, लेकिन उन्होंने इससे पहले अपनी जिंदगी में कई और भी बीमारियों को मात दी है। कौन कौन सी और किस तरह से, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये दुआएं और पूजा पाठ उस जादूगर सुपरस्टार के लिए है जिसने हिंदी सिनेमा के सारे समीकरण ही बदल दिए थे। आखिरकार महानायक उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। करीब 37 साल के बाद देश भर में एक बार फिर दुआओं के लिए वैसा ही मंजर देखने को मिला है जैसे कि कूली फिल्म के शूटिंग के वक्त एक्सीडेंट होने के बाद नजर आया था। हर कोई अमिताभ अमिताभ कर रहे थे। उनकी सेहत और जिंदगी की सलामती के लिए कहीं पूजा पाठ, कहीं हवन तो कहीं प्रार्थना और दुआओं का सिलसिला हर तरफ एक बार फिर उसी तासीर के साथ जारी है। तस्वीरें बताती है अमिताभ बच्चन को 77 की उम्र में भी जनता कितना प्यार करती है। उनकी फिल्मों और उनके किरदारों का आज भी कितना असर कायम है। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख का पहाड़ गिरा है। दूसरा ये चीज़ है कि इन्होंने हम लोग कोरोना का हमेशा हम लोगों को चेतना दी, हम लोगों को बताया कि किस तरह कैसे करना है। इस इलाज में उनको उन्होंने जो मजदूर प्रवासी भारतीय रहे, जो भी लोग थे, उनका सेवा करना और इस तरह से उनको हो जाने से हम लोग को बड़ा दुख है। और बाबा विश्वनाथ जी से, महामृत्युंजय जी से, माँ गंगा के किनारे के रहने वाले सभी लोग इनको प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो और वो अपने घर पर आए और हम लोग के बीच में आए। अमिताभ बच्चन को आज किसी फिल्म सीन में चोट तो नहीं लगी। हाँ, कोरोना जैसे महामारी की चपेट में जरूर आ गए हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इस हाल में भी फिल्मों के लिए काम करने का उनका जज्बा ही नजर आता है, क्योंकि संक्रमण के दौर में लोग रोजमर्रा के काम से जरा दूर ही रहने को मजबूर हैं। लेकिन बिग बी ने अपने काम को फोकस में बनाए रखा। हाँ, ज्यादातर घर पर ही काम किया, इसके बावजूद संक्रमण ने उन्हें जकड़ लिया। अमिताभ और अभिषेक दोनों का नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फैंस में उनकी सेहत की खासी चिंता बरकरार है। मैं हवन कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन को जो कोरोना हुआ है, उनके बच्चे को हुआ है या उनके साथ जितने भी थे उनको सबका निगेटिव है और जल्दी से स्वस्थ हो, वो ठीक हो।
गौरतलब है कि सिनेमा के पर्दे पर जिस तरह उन्होंने एक एक कर खलनायकों को ढिशूं ढिशूं करके धराशायी किया, निजी जिंदगी में बीमारियों को भी अपने हौसले से ध्वस्त करने में कामयाबी पाई। अमिताभ इसीलिए महानायक कहे जाते हैं। अमिताभ का इसीलिए दूसरा नाम विजय है। अमिताभ को इसीलिए शहंशाह कहा जाता है। अमिताभ को इसीलिए सिल्वर स्क्रीन का सिकंदर भी कहा जाता है। हम सबके प्रिय और हिंदुस्तान की धरोहर अमिताभ बच्चन जी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। उनका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, लेकिन हम सब आशान्वित हैं, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उनके चाहने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान में हैं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों हैं। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी और अमिताभ बच्चन जी, इनसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय आदमी कोई नहीं है। वो हमारे देश की धरोहर भी हैं, हमारी देश की शान भी है। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएं और अच्छे वो हो जाएं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन अपनी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी के दम पर हमेशा सामने वालों पर हावी होते रहे हैं, लेकिन उसी पर्सनैलिटी के भीतर बड़ी बड़ी घातक बीमारियों ने भी अपना घर बनाया। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इससे भी फाइट की और उनकी बुलंदी को भी ये बीमारियां डिगा नहीं सकी। अमिताभ बच्चन को सन 83 में घातक मुक्का लगा, प्राण जाते जाते बची, लेकिन प्राण बचाने के लिए करीब 200 लोग से जो 60 बोतल खून जमा हुआ था, उनमें एक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति का खून बिग बी को चढ़ गया था, जिसके बाद वे भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए। इसकी जानकारी करीब 18 साल बाद उन्हें हुई। साल 2012 में उनके लीवर का 75% संक्रमित हिस्सा काटकर अलग किया गया। बिग बी अब सिर्फ 25% लीवर के साथ जी रहे हैं। कूली के एक्सीडेंट के बाद दवाइयों के भारी डोज से उन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी भी हो गई थी। यही नहीं, अमिताभ बच्चन खुद कह चुके हैं कि साल 2000 में उन्हें टीबी भी हुआ था। हालांकि उन्होंने समय रहते दवा ली और एकदम ठीक हो गए, लेकिन एक बीमारी उन्हें लंबे समय से चली आ रही है और वो है अस्थमा। ये एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों से जुड़ी होती है। ऑक्सीजन सही तरह से फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। यानी 77 साल के जिस अमिताभ बच्चन को आज हम कभी केबीसी तो कभी ताजा तरीन फिल्मों में पूरे जोश और होश के साथ काम करते हुए देखते हैं, तो समझा जा सकता है कि वह कलाकार कितनी ऊर्जा और हौसलों से भरा हुआ है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जिस महानायक ने बड़ी बड़ी बीमारियों को खल्लास किया है, वो संक्रमण के खिलाफ युद्ध करेंगे, कोरोना की जंजीर को तोड़कर, कोविड-19 के अग्निपथ पर चलकर और एक बार फिर विजय बनकर जल्द अपने करोड़ों प्रशंसकों के सामने आएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वही कोरोना संक्रमित बिग बी अमिताभ बच्चन ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मुझे व्यक्त किए हैं, मेरा हृदयपूर्वक आभार। ये ट्वीट अमिताभ बच्चन ने किया है। और आपको ये बता दें कि अमिताभ बच्चन के फैंस से भारत में नहीं, विदेशों में भी हैं। यहाँ तक कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, केपी शर्मा ओली, और उन्होंने भी अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और ऐसे तमाम शुभचिंतकों के लिए अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा है और लिखा है कि जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो सभी जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं, अपनी दुआएं मेरे परिवार को, जिसमें अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और खुद अमिताभ बच्चन पॉजिटिव मिले हैं, व्यक्त की हैं, उन सभी का हृदयपूर्वक आभार। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। राज्यपाल ने केंद्र को मासिक रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट में बिकरू कांड का विस्तार से जिक्र किया गया। विस्तार से बिकरू कांड का उल्लेख किया गया। बिकरू कांड वही कांड जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए। 8 पुलिसकर्मियों को विकास दुबे एंड टीम ने छल से, कपट से मार डाला
और इस कांड का राज्यपाल की मासिक रिपोर्ट में उल्लेख है। केंद्र को रिपोर्ट भेजी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सीएम योगी से जानकारी लेकर ये रिपोर्ट भेजी गई है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी जानकारी ली गई है और राज्यपाल की मासिक रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्र को भेजी है। और ज्यादा डिटेल्ड जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, बताइए, जो ये राज्यपाल की रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट है, सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या जानकारी, किस एंगल से क्या क्या बताया गया है इस मासिक रिपोर्ट में बिकरू कांड से जुड़ा हुआ? देखिए, राज्यपाल की तरफ से हर महीने की रिपोर्ट भेजी जाती है कि क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में, किस तरह की स्थिति है। और इस बार जब राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट ये भेजी है केंद्र सरकार को, तो उसमें जो कानपुर का जो बिकरू गांव था, वहां जिस तरीके से वो पूरा कांड हुआ, जिस तरीके से मुठभेड़ में पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसका जिक्र किया है उन्होंने। और ये लिखा है कि कैसे सरकार ने उसमें प्रभावी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिले थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थे, कानपुर के जो प्रभारी हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो भी मिले थे। और उनसे जो बातचीत हुई उसका भी जिक्र उस रिपोर्ट में राज्यपाल ने किया है। ठीक है अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। धान की खेती के लिए सिंजेंटा का वरदान वोटाको दानेदार। धान के पौधों को तना छेद कीटों से बचाए, जिससे मिले अधिक किल्ले, सुरक्षा भी शक्ति भी, सिर्फ वोटाको से। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप न रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। अब पापा का पेंडिंग बर्थडे गिफ्ट भी मिलेगा और जुम्बा क्लास के लिए नए जूते भी, क्योंकि अपनी दुकान में मिलेंगे आपकी जरूरतों के सारे सामान पूरी हिफाजत के साथ। बताइए क्या चाहिए? अमेज़न, आपकी अपनी दुकान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और डीटीएच के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, शिवाय शंकरा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के दूसरे सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना में लीन रहते हैं और इस दिन भगवान भोले के भक्तों की मंदिरों में भीड़ रहती है। मान्यता है कि भोले शंकर की आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव की नगरी काशी से संवाददाता नीतीश पांडे की ये रिपोर्ट आप देखिए। सावन का आज दूसरा सोमवार है और महादेव के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं हाथों में जल का लोटा लेकर, दर्शन के लिए, अभिषेक के लिए। सबसे पहले भक्तों से जान लेते हैं मन में किस तरह की आस्था है। नाम जानेंगे आपका? संजय कुमार। किस तरह की आस्था है मन में? बाबा के दर्शन को पहुंचे हैं। अच्छी श्रद्धा है। क्या मांगेंगे बाबा से? मांगना क्या, दर्शन करने हैं, मांगना क्या है? दर्शन करने हैं। कुछ और भी भक्त हैं, नाम जानेंगे आपका? सियाराम। क्या मन में लेकर आए हैं? बाबा से मांगने के लिए आए हैं। किस तरह की आस्था है? बाबा के दर्शन करने आए हैं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए? कहाँ से आए? यूपी से ही हैं, हरदोई डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, कोरोना काल भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंदिर में किस तरह की व्यवस्था है? आप लोग भी यहाँ पर आए? अभी तो अंदर गए ही नहीं, तो क्या पता चलेगा, देखेंगे तो पता चलेगा। सुरक्षा के इंतजाम पूरे दिखाई दे रहे हैं? हाँ, लग तो रहा है। आपको बता दें कि जो दूसरा सोमवार है उसके बारे में कहते हैं कि अर्थ की कामना से दूसरे सोमवार के दिन दर्शन किया जाता है। 4 सोमवारों के महत्व की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
ये चारों सोमवार अलग अलग दिनों अलग अलग कामना से दर्शन किए जाते हैं और आज दूसरा सोमवार है, लिहाजा भक्त अर्थ की कामना से दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और भक्त भोलेनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं आस्था का लोटा लेकर जल चढ़ाने के लिए। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। हाथों में आप देखिए छिड़काव का यहाँ पे साधन लेकर ये लोग पहुँच गए हैं छिड़काव करने के लिए। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, हर किसी आने जाने वाले की, मंदिर में प्रवेश करने वाले की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे इंतजाम हैं और बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो कोरोना सुरक्षा के बीच बाबा के दरबार में दर्शन, पूजन और अभिषेक का सिलसिला जारी है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, शिवाय शंकरा।